Welcome back to Mentally Yours, a podcast presented by Mahfouz by Simran, co-presented by Eduthon. और आज हमारे साथ है मिस्टर कुलभूषण शर्मा जो कि नीसा के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस। मिस्टर कुलभूषण का मानना है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से कहीं से भी आए। तो बिना किसी रुकावट के चलिए मिलते हैं मिस्टर कुलभूषण से। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सिमरन जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एंड थैंक यू सो मच कि आप आए। मुझे पता है बहुत चीजों में ऑक्यूपाइड रहते हैं और स्पेशली अम्बाला से यहाँ तक आए हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सिमरन जी कि आज आपने वक्त निकाला और आज हम एक बहुत अच्छी शायद चर्चा करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। सो आप थोड़ा सा बताएंगे आज का आपका दिन कैसा रहा? कि आपने आज भी एकदम अहम मुद्दों पे बात करी या कुछ पॉलिसीज के बारे में बात करी, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करी? सिमरन जी, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं जब खाता हूं तो एजुकेशन के बारे में सोचता हूं, जब सोता हूं तो एजुकेशन के बारे में सोचता हूं, सपने एजुकेशन के बारे में सोचता हूं और सारा दिन काम एजुकेशन के बारे में सोचता हूं। अभी मैं डायरेक्टर सेकेंडरी को मिलकर अभी आ रहा हूं, सुबह से बहुत सारे पत्र लिखे हैं डायरेक्टर्स को। और मैं, जैसे कोई कहता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 19 घंटे काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं 24 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मैं सपने भी एजुकेशन के लेता हूँ। इसलिए मैं 24 आवर जो है शिक्षा को जीता हूँ, शिक्षा को पीता हूँ, शिक्षा में नहाता हूँ और शिक्षा में ही रहता हूँ। सर वो कहते हैं ना, जब आपको अपना काम बहुत पसंद हो तो आपके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता काम करने का, आप थ्रू आउट काम ही करते हो। एंड आई थिंक अगर इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई इतना डेडिकेटेड इंसान है एजुकेशन के लिए, तो आई थिंक ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। तो आप हमारी ऑडियंस को बताओगे कि नीसा है क्या? कुछ लोग जो ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, आपको पहली बार देख रहे हैं, और वो समझना चाहते हैं नीसा है क्या और करता क्या है। ये नीसा, बहुत अच्छी आपकी बात है कि आपकी ऑडियंस को पता लगना चाहिए। नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस, ये स्कूल्स की एसोसिएशंस का एक अलायंस है, फेडरेशन है, जो बच्चों के लिए काम करती है, शिक्षा के लिए काम करती है, शिक्षक के लिए काम करती है और विद्यालय के लिए काम करती है। लेकिन हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि विद्यालय एक मिट्टी और गारे की एक बिल्डिंग होती है। वो बनता है बच्चों से, शिक्षक से और शिक्षा से। इसलिए हमारा जो मेन मोटिव है वो शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, तीन उद्देश्यों पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम अपने सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते। हमारी जो एक परम फर्स्ट ड्यूटी है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। हम एजुकेशन की बात नहीं करते, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। और वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं देश के अंतिम बच्चे के लिए, अंत्योदय के लिए, यानी एंड स्टूडेंट इंग्लिश में कहा जाए। वो एक बहुत ही वंचित वर्ग का शोषित बच्चा हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। उसका अधिकार शिक्षा का अधिकार नहीं है, गुणात्मक शिक्षा का अधिकार है। उसकी मनपसंद का स्कूल चुनने का उसको अधिकार मिलना चाहिए, ताकि समाज में जो विषमताएं हैं, असमानता है, वो खत्म हो सके। और जिस भारत की कल्पना आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देख रहे हैं और जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है, वासुदेव कुटुंबकम के लिए, हम नदी नालों से प्यार करते हैं, हम जीव जंतु से प्यार करते हैं, तो नीसा देश के अंतिम बच्चे को प्यार करती है। और वो कहती है कि देश के अंतिम बच्चे को उसकी पसंद का स्कूल और समानता की शिक्षा जो एक अमीर का बच्चा ले रहा है वो मिलनी चाहिए। ये नीसा का ध्येय है। सर आई थिंक इतना दूर तक तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा जितना डेप्थ में आपने इसके बारे में सोचा है। अगर हम एडवांसमेंट की बात करें एजुकेशन में, तो ऊपर ऊपर से तो बहुत ही अच्छा दिखता है हमारा कंट्री और हमारे स्कूल के बच्चे, लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि एक आखिरी बच्चे तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये बताएंगे हमें कि नीसा जो है वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट से अटैच्ड है, या ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए काम करता है? तो आपका आपका एक्चुअल बेस ऑफ वर्किंग किन के साथ है? देखिए, आपने कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप जो है गरीब बच्चे की बात करते हैं। यही हमारा भारत था। आज इंडिया कुछ और है, भारत कुछ और था। भारत में आप देखें तो महल से बच्चा झोपड़ी में पढ़ने जाता था। कृष्ण और सुदामा एक ही जगह, जो इंक्लूसिव एजुकेशन आज इंग्लिश का शब्द है, समावेशी शिक्षा, यानी गरीब और अमीर एक ही जगह पर, महल से भी लोग कुटिया में आते थे और कुटिया से भी कुटिया में आते थे।
तो निशा उसी बात को करता है कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो ये बात लेकर निशा जो है वो चल रहा है, और इसी को कामयाब कर कर ही भारत को भारत बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत गाँव में रहता है, भारत देश के अंतिम बच्चे में रहता है। और तभी जो जिसकी कल्पना आज की जा रही है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, कभी हमने सुपर पावर की बात नहीं की। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज भी हमारे शीर्ष नेता कभी सुपर पावर की बात नहीं करते। वो बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। विश्व हम्म। गुरु जो दूसरों का मार्गदर्शन करे, जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बने। तो इस प्रकार हमारा भारत हुआ करता था जब तक्षशिला नालंदा था, जब गुप्त काल का समय था, या आप राम जी का युग कह लें, कृष्ण जी का युग कह लें, तो भारत, उस भारत की कल्पना की जा रही है। अनीसा उसमें जो है, जो आपने कहा, ये सरकारी बॉडी तो नहीं। असली भारत में कभी भी शिक्षा सरकार के हाथ में नहीं हुआ करती थी। आपने कभी सुना कि दशरथ, महाराजा दशरथ जो है वो शिक्षा को कंट्रोल करते थे? सुना आपने? नहीं। या भगवान कृष्ण देव कभी शिक्षा को कंट्रोल किया? ये तो अंग्रेज बना गए पद्धति है, जिसको भारतवर्ष छोड़ नहीं पा रहा, जिसकी दास्तां से मुक्त नहीं हो पा रहा। तो हमारी इस पॉडकास्ट से भी ये उम्मीद है कि ये बात भाई नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे और भारत को आजाद कराया जाए, सरस्वती माँ को आजाद कराया जाए। भारत माता आजाद हो चुकी है, लेकिन सरस्वती माँ की आजादी अभी बाकी है। ये शिक्षा सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार निशा सरकार के हाथ नहीं है, लेकिन सोसाइटी बनानी पड़ती है, आजकल के कानून है। बिल्कुल तो सर। ये एक प्रकार का एनजीओ है, हम्म। जिसके थ्रू हम इस प्रयास को कर रहे हैं कि हम इंडिया को भारत बना सकें। तो सर आपको ये आइडिया आया कैसे कि निशा को स्टार्ट करते? जैसे आपने बताया कि एजुकेशन आपके अंदर बसा हुआ है और आप दिन रात एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया कि आप अपना एक एनजीओ स्टार्ट करें जिसमें बेटरमेंट हो बच्चों के लिए? देखिए, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हर समस्या का जो शुरुआत, या उस समस्या से जब आदमी में परिवर्तन आता है, तो वो समस्या के अनुसार आता है। हमारे पे समस्या आई, हमारे विद्यालय 2003 में खतरे में पड़े। हम अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए, सोचना शुरू किया कि हमने अपने आप को बचाना है। धीरे धीरे पता लगा कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अकेले काम ना करें, हमें परमार्थ के लिए भी जाना है। तो उसपे समझ आया कि स्वार्थ में ही परमार्थ होता है। तो धीरे धीरे हम अपने लिए चले थे और दूसरों के लिए काम करने लग गए। यही एक खूबसूरती होती है। और मैं विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ। विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जब भ्रमण करते हैं तो उससे आपके चक्षु खुलते हैं। जैसे बिल्कुल। उन्होंने तालाब के मेंढक की कहानी सुनाई कि तालाब का मेंढक, जो उनका बहुत चर्चित एक भाषण यूएस में हुआ था, तो उसका थीम यही था कि तालाब का मेंढक जब जाके समुद्र को देखता है, तो उसको पता लगता है कि मैं कहाँ था और ये दुनिया तो कहाँ है। तो बिल्कुल। जब मैंने भ्रमण किया, लोगों की समस्याओं को जाना, और समस्याओं में मैंने सोचा कि इसका हल क्या है, तो हल नज़र ये आया कि हमें दूसरों के लिए काम करना होगा। हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना होगा। अगर हम विद्यालय चला रहे हैं, तो हमारा एक ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चा हमारे पास आ गया, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। तो सबसे पहले क्या है? कर्तव्य प्रथम। तो जब कर्तव्य प्रथम है, तो कर्तव्य क्या है कि उस बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना। तो यहाँ से ये सफर शुरू हुआ, समझ शुरू हुई, भ्रमण से ज्ञान जो है वो विकसित हुआ, चक्षु खुले, और धीरे धीरे एक निशा का जो है निर्माण हुआ। बहुत बड़ा परिवार इसमें आज जुड़ चुका है। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए हैं। आज आगरा से सुशील गुप्ता जी निशा के साथ हैं, बॉम्बे जाएं तो भरत मलिक जी साथ हैं, कश्मीर जाएं तो जीएन वार साथ हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएं तो अनिरुद्ध गुप्ता जी साथ हैं। तो ऐसे पंजाब, कश्मीर, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश जाएं तो तुलसी विष्णु प्रजाति साथ हैं। वही हम मद्रास में जाएं तो मार्टिन कैनेडी साथ है। कोई आज जिला या प्रदेश अछूता नहीं है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। सब निशा का परिवार इतना फैल चुका है, और सब देश के बच्चे के लिए काम पर जुट चुके हैं, और इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए सब ने जो है कमर बांध ली। सर आई थिंक ये इतनी सी ही आपने जो बात बोली, इसके अंदर इतनी वैल्यू थी। इसको सुन के एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन की आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं कि अगर आप कुछ करना चाहें और स्टार्ट करें
तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और आई थिंक ऐसी चीज इसके बारे में लोग इतना ध्यान से नहीं सोचे, जैसे आपने बोला सब लोग सेल्फिश होके सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आपकी जर्नी रही टूवर्ड सोशल सर्विस, बच्चों के बारे में सोचना, एजुकेशन के बारे में सोचना, तो अब जब आप देखते हो कि आसपास सिनेरियो की एजुकेशन एक बिजनेस बन गया, एक धंधा बन गया है, स्कूल्स इसलिए ही चला रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, ना कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप जब ये सब देखते हो तो आपको कैसा लगता है और आपका क्या व्यू है इस बारे में? देखो, मैं जो धंधा आपने शब्द कहा या बिजनेस शब्द कहा, मैं इसको दो दृष्टिकोण से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये बिजनेस कैसे बना, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बिजनेस नहीं कहा जाता, ये हम्म। नॉट फॉर प्रॉफिट एक काम है। हम्म। तो कभी आप प्राचीन भारत या पिछले भारत की तरफ जाएं, तो उस समय समाज का, जैसे मैंने कहा था, समाज का कार्य था और समाज आगे बढ़कर शिक्षक के लिए मदद किया करता था। तो धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां आई, तो उस समय लोग जो है जमीन भी दान दे दिया करते थे, गुरु जी का गुरुकुल बनाने में भी जो है मदद किया हम्म। करते थे। लेकिन आज सरकार ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि आज जो जगह है उसकी ऑक्शन होती है, विद्यालय की जगह की ऑक्शन होती है, बोलियां बोली जाती है, और वो करोड़ों अरबों रुपए में जाती है। 100 करोड़ 200 करोड़ की जब बोली जाती है, तो आप बताइए, अगर 200 करोड़ की कोई लैंड लेगा तो तो उसको बिजनेस किसने बनाया? सबसे पहले जो 200 हम्म। करोड़ जेब में डाल के गया, तो वो कौन था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट थी, सरकार थी। तो सबसे पहले जब ये दोषारोपण स्कूल्स पे लगता है, तो कटघरे में कौन आता है? गवर्नमेंट। कि उसने इस प्रक्रिया को ही बदल दिया। स्टार्ट ही अब क्यों कोई किया? 200 करोड़ का अगर स्कूल बनाएगा, तो उससे आप 1000, 2000, 3000 की फीस की अपेक्षा करेंगे, नहीं कर तो ये सकते। बिल्कुल गलत है। अब दूसरे दृष्टिकोण में आते हैं। हम्म। ठीक है, आपने इसको बोलियां बोलनी शुरू कर दी, और दूसरी तरफ आप इसको नॉट फॉर प्रॉफिट रख रहे हैं। तो मैं खुलेआम कहता हूं कि जब आपने पैसा जेब में डाल लिया, कीजिए इसको फॉर प्रॉफिट घोषित। बिल्कुल। क्योंकि स्कूल संचालक भी जो बड़े बड़े स्कूल है बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो इसको आप फॉर प्रॉफिट कीजिए। और उस प्रॉफिट में अगर आपको हिस्सा नहीं लेना है, सरकार को, आपको हम्म। नॉट फॉर प्रॉफिट रहना है, आपको चैरिटी करनी है, दो ऑप्शन है। फिलंथ्रॉपी में भी आप स्कूल चला सकते हैं, कि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट में चैरिटी में स्कूल चलाना हम्म। चाहता है, उसको अलाउ करें। अगर कोई धनवान व्यक्ति, दानवान व्यक्ति, वो कहता है मुझे शिक्षा में बिल्कुल नहीं कमाना और मैं अपने धन को यहाँ लगाकर और बच्चों की सेवा करना चाहता हूँ, करने दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। बिल्कुल। अकेले जो है उससे काम नहीं चलेगा उस मॉडल से। तो जिस आदमी ने इतना पैसा लगाया और सरकार ने पैसा लिया, वहां हम्म। पर उसको टैक्सेबल कर दीजिए, फॉर प्रॉफिट कर दीजिए, और सरकार मत ले प्रॉफिट। में हमेशा कहता हूँ कि जो वो पैसा आता है, उस पैसे से एक स्कूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई बिल्कुल। जाए। और वो जो स्कूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनेगी, हो सकता है 30-40 हजार करोड़ की बने। उस पैसे को आज विद्यालय जो है 12, 13, 14, 15, 20% का लोन लेते हैं, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट की वजह से बैंक उनको लोन नहीं देते, सिमरन जी। तो ओ। उनको सरकार 5% पे लोन दे दे, तो उससे क्या होगा? शिक्षा और सस्ती होगी, अफोर्डेबल होगी, और बजट प्राइवेट स्कूल ग्रो कर पाएंगे कम खर्चे एक्चुअली। पे। वो भी समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो इसके कई दृष्टिकोण हैं। सिर्फ ये है, कहते मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो सर इसी आई प्रकार थिंक। अगर शिक्षा और स्कूल को अच्छी नजर से देखा जाए, बिल्कुल। और सरकार की नीयत भी अच्छी हो, अच्छी नीतियां भी बनाए सरकार, अच्छे माइंडसेट से, तो इस काम में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके लाभ देश के बच्चों को मिलेंगे। सर आई थिंक ये जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया है, इससे तो कभी हमने सोचा नहीं था। आई थिंक यूजुअली सब लोग सिर्फ प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सोल्यूशन भी साथ में लेकर आए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो कि काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है अगर हम इस बारे में, एक्चुअली गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करना चाहे तो। मुझे याद आ रहा है कि आप बात कर रहे थे कि हर बच्चे को अपना स्कूल चुनने का अधिकार होना चाहिए, या इक्वालिटी होनी चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगा या जाऊंगी, या मेरे माँ बाप के पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी बहुत कैम्ब्रिज में, आईवी में या प्राइवेट स्कूल में। तो ये इक्वालिटी की बात कहाँ से आती है और हम कैसे इस ब्रिज को, इस गैप को ब्रिज करें हम? देखिए, आपने कहा कि कैसे उसको चॉइस का स्कूल मिले। 1947 से देश आज़ाद हुआ, और हमारा देश आज प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि आप अपने पसंद का खा सकते हैं, अपने पसंद का पहन सकते हैं, अपनी पसंद का
पढ़ सकते हैं, अपने पसंद का ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, अपने पसंद की कहीं पर भी रहने के लिए घर बना सकते हैं, अपने पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी आपको अपने पसंद का हर कार्य करने की इजाज़त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र एजुकेशन में नहीं नहीं है। है। बच्चे को स्कूल चुनने का अधिकार ही नहीं है अपनी पसंद का। तो ये प्रजातंत्र तब तक संपूर्ण प्रजातंत्र नहीं कहलाएगा जब तक इस देश के मासूम बच्चों को अपना स्कूल चुनने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उनकी जेब में पैसे नहीं है। और मॉडल हम कहते हैं कौन सा होना चाहिए कि जो आप कर लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं पेरेंट्स से, एजुकेशन के हम्म। नाम से भी लेते हैं, उसकी वापसी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन पर तो आप 8 से 10,000 रुपए पर मंथ खर्च करते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है मुझे अपने पसंद का स्कूल चुनना है, मुझे विवेक हाई स्कूल में जाना है, मुझे सॉफिल में जाना है, मुझे जो है डीपीएस में जाना है, मुझे गोयनका में जाना है, तो वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो हम हम्म। सरकार को ये कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो आपके सरकारी स्कूल में आके आपका खर्चा नहीं करवा रहे, उनका भी हक है उस पैसे पे। आप उनको 5 से 6,000 रुपया पर मंथ दें ताकि वो अपनी पसंद का स्कूल चुन सकें। तभी देश में सही मायनों में प्रजातंत्र जो है वो कहलाएगा। जब देश के बच्चों को जो है अपना पसंद का स्कूल चुनने का अधिकार मिल जाएगा, उस दिन संपूर्ण आज़ादी, हम्म। भारत माता भी आज़ाद और सरस्वती माता भी आज़ाद कहलाएगी, जिस दिन उनके देश के बच्चों को ये हक होगा कि वो अपने पसंद का स्कूल खुद चुन सकें। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें मेरी 2 राय हैं कि एक तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर कुछ परसेंट चाहे बहुत कम, लेकिन कुछ परसेंट सीट्स रिज़र्व की जाती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कि जो बच्चे नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वो आ सकते हैं। अगर हम ट्राई सिटी की बात करें या स्पेसिफिक चंडीगढ़ की, बाकी जगहों पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स उतने अच्छे नहीं देखे बट चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ही बच्चे को जाना है जब गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अमेजिंग है, इतनी ब्रिलियंट फैसिलिटीज हैं और प्राइवेट स्कूल में भी कुछ परसेंट सीट्स उन बच्चों के लिए हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न ये था कि कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं। हम्म। मैं कहता हूँ कुछ सीटें क्यों रिज़र्व हो? सारी सीटें रिज़र्व क्यों ना हो? 3 से 4 या 5% लोग इनकम टैक्स पेयर होंगे। यदि 95% के पास चॉइस नहीं है अच्छे स्कूल की, तो 25% आपने रिज़र्व कर दिया। रिज़र्वेशन तो चाहिए थी 95%, हम्म। तो 70% को अभी भी सीट नहीं मिल रही है। क्या उनका अधिकार नहीं है? दूसरा, उनको भी वो अधिकार मिलना चाहिए कि वो किसी भी स्कूल को चुन सके। सिर्फ 25 ही को क्यों? मैं तो कहता हूँ 95 भी क्यों? 100% बच्चों का अधिकार है, उनके परिवार वाले टैक्स दे रहे हैं, सभी का अधिकार है। इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट, क्रीड, जो है अमीर गरीब कोई भेदभाव, बच्चा बच्चा है, उस देश का बच्चा है। दूसरा, आपने कहा कि स्कूल यहाँ पर सरकारी अच्छे हैं। देखिए, अच्छा कौन इसको साबित करेगा? वो करेगा पेरेंट और बच्चा। हम यही बात कह रहे हैं कि चॉइस पेरेंट के हाथ में हो और बच्चे के हाथ में हो। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो। वो अकाउंटेबल हो, बच्चे और पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायी हो और वो ही उसका चुनाव करेंगे सही या गलत है। अगर सरकारी सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, पेरेंट उसका चुनाव करेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल अच्छे होंगे तो पेरेंट उसका चुनाव करेंगे। जैसे आप जब सब्जी लेने जाते हैं, रेडी में सब सब्जी लगाकर बैठे हैं। आपकी जेब में अगर पैसे हैं, जिसके पास अच्छे टमाटर होंगे, जिसके पास अच्छी भिंडी होगी, आप जाकर उसको ले लेंगे क्योंकि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी है। तो एजुकेशन में स्कूल चुनने के लिए एम्पावर्ड कीजिए, ताकतवर कीजिए उनको पैसा देकर। फिर उनको अपने आप ज्ञान है कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो लोग उनको चुनेंगे, प्राइवेट स्कूल अच्छे होंगे तो प्राइवेट स्कूल को चुनेंगे और उनकी जेब पे कोई डाका भी नहीं पड़ेगा, उनकी जेब पे कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। और एक जो सक्षम भारत की बात की जा रही है या विकसित भारत की बात की जा रही है, अपने आप बनता हुआ नजर आएगा और 2047 नहीं, 2037 में ही लोग बनाकर दे देंगे। बिल्कुल सर, बट आई थिंक आप जिस तरीके से कहना चाह रहे हैं वो ऐसे है कि सरकार ने बनाए गवर्नमेंट स्कूल्स ताकि गरीब बच्चे या जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं है वो यहाँ पढ़े। आप चाहते हैं कि हर बच्चे के पास ऑप्शन हो कि वो किसी में भी जाए, लेकिन इससे हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स को इतना प्रॉफिट ना मिले या उनके पास इतना ऑप्शन ना हो पैसा कमाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स के पास। तो वो आपको लगता है कि एक सही मॉडल रहेगा, वो चल पाएगा? देखिए सिमरन जी, जब आपने कहा कि गरीब के लिए सरकारी स्कूल बनाए,
बच्चे को गरीब कहना उसका अपमान करना है। इंक्लूसिविटी। गरीब नहीं, गरीब से गरीब बच्चा, उसका पेरेंट जब आटा खरीदता है तो सरकार को जीएसटी देता है। अभी जब वो पेंसिल खरीदता था इस दिवाली पे, उस पे पेंसिल पे छूट मिली है, 12% जीएसटी देता था, रबड़ पे जीएसटी देता था, हर चीज पे वो जीएसटी देता है। आज वो कॉपी लेता है, कॉपी पे नोटबुक पे छूट हो गई, लेकिन कागज पे अभी भी जीएसटी है। तो जब वो टैक्स देता है उसको आप गरीब कैसे कह सकते? उसका तो हक है। आप गरीब कहकर गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो और उनको मजबूर कर रहे हो और उन पे एहसान जता रहे हो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रही है। ये एहसान जताना बंद करें, ये उनका हक है। और मैं एक एक व्यक्ति को कहता हूं कि जो आपको गरीब कहकर ऐसा एहसान जताकर शिक्षा देना चाहते हैं, अपना हक मांगिए। ये गरीब शब्द जो है ये कहना बंद कीजिए कि इन पर हम सरकार एहसान कर रही है। अगर सरकार एहसान कर रही है तो सरकार बताए कि पैसे कहाँ से आते हैं। क्या इनको भगवान ऊपर से बारिश करते हैं? या धन के देवता कुबेर जो है इनको अपने आप पैसे बरसाते हैं कि लो आप लीजिए और बांटिए? या इन्होंने अपनी जो पर्सनल संपत्ति है वो गरीबों को दी है जिनको ये गरीब कहते हैं? अरे भाई, इन्हीं के टैक्स का पैसा, इन्हीं के टैक्स के पैसे में आप किसी को गरीब कैसे कह सकते हैं? या ये बताएं कि हमारे पास जो है 5,000 करोड़ की संपत्ति थी फला नेता के पास और उसने दान कर दिया लोगों के लिए, फिर ऐसे शब्द अगर कोई इस्तेमाल करे तो शायद हम उसको मान भी लेंगे। जब उन्हीं का पैसा और उन्हीं को आप गरीब कह रहे हो, इस पे हमें सख्त और सख्त आपत्ति है। सर आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट था, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हम जो चीजें सुनते हैं और जैसा पर्सपेक्टिव हमारा सेट होता है, आज आपने इस आंसर से उस चीज को ब्रेक किया है, उसको तोड़ा है। और जब हम बात करते हैं ना स्कूल्स की, तो एक जो बहुत मेजर क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि स्कूल्स आजकल वैसे तो दिखाते हैं कि वो एआई की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लग रहा है कि आखिरी बच्चे तक या इवन 20% 30% तक पहुंच पा रहा है, या स्कूल स्कूल जो है और एजुकेशन जब भी बहुत पिछड़े तरीकों से ही चल रही है? देखिए, आपने मेंटल हेल्थ की बात की, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स आजकल जो चर्चा में है, इमोशनल लर्निंग है, हैप्पीनेस है, बहुत सारी बातें हैं। तो दूसरा आपने कहा क्या ये सभी बच्चों को मिल रहा है? तो आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि गवर्नमेंट स्कूल तो 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल है, 4 से 5 लाख प्राइवेट स्कूल है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें तो ये चीजें मिल ही नहीं रही, सीधी सी बात है। वहां पर ये गरीब नाम का शब्द इस्तेमाल करके उन पे एहसान जताने का काम कर रहे हैं कि हम आपको मिड डे मील दे रहे हैं, हम आपको बस्ता दे रहे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन दीजिए आप उनको एआई की एजुकेशन दीजिए, आप उनको रोबोटिक की एजुकेशन दीजिए, आप उसको इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिखाइए, उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाइए। एहसान मत कीजिए उस पे, उसको देश का एक बच्चा और उसका जो अधिकार उसको दीजिए। और दूसरी तरफ आपने जो कहा कि क्या प्राइवेट स्कूलों की भी बात जब आए, तो 70% स्कूल 1,000 रुपए से कम फीस के हैं। सिर्फ जो एलीट स्कूल जिसको आप लोग देखते हो, जिसको देखकर लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर भावना आती है कि मुझे भी स्कूल में जाना चाहिए, वो 2% के करीब है सारे देश के अंदर। यानी बाकी बच्चों को करीब करीब जो दूसरे स्कूल भी 5% से 95% जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों को ना प्रॉपर एआई मिल रही है, ना कोडिंग मिल रही है, ना इमोशनल लर्निंग की बात हो रही है, ना हैप्पीनेस की हो रही है, ना उनके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, ना उनके पास अच्छे टीचर्स हैं, ना उनके टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, ना उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। फिर उस पर सबसे बड़ा अजगर, शिक्षा में एक और अजगर है जो उनको घेरे बैठा है, वो है कोचिंग। सर एक्चुअली मेरा वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हाँ, पर होने वाला था। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन ही पूछें, तो मैंने जब अजगर लेके आया कि नेक्स्ट क्वेश्चन अजगर है बिल्कुल। जिसने सारे बच्चों को, जो बच्चे जिनको आप शोषित या जो मैं जिसकी आपत्ति कर रहा हूँ गरीब की, उनके भविष्य को खा लिया उसने। सर क्योंकि ये जो डिवीजन आ गया है कि अगर बच्चों के पास पैसे हैं तो वो अच्छी एजुकेशन स्कूल से नहीं कोचिंग से ले सकते हैं, और ये एक्सेस नॉर्मल बच्चों के पास नहीं है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास नहीं है। तो ये जो डिवीजन है ये गवर्नमेंट से ज्यादा साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट ला रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या टेक है कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला डिवीजन तो ये है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल जग जाहिर है कि वो गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल रही, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों का उदय हुआ, छोटे छोटे स्कूलों का भी जो है उदय हुआ।
अदरवाइज इन स्कूलों को खोलने की खुलते ही ना अगर सरकार ईमानदारी से अपना फर्ज निभाती, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन देती, नंबर ऑफ स्कूल्स जितने चाहिए थे उतने खोलती, तो वहाँ कहीं न कहीं विफलता रही, या सरकार की मैं विफलता भी नहीं कहूँगा, मजबूरी भी रही कि उतने फंड्स हमारे पास नहीं थे। हर चीज़ में दोषारोपण करना कोई अच्छी बात नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम उनका पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। तो पहले ये गैप था। अब जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें भी मैंने कहा कि 2-3% स्कूल जो है वो एलीट स्कूल्स हैं। तो यहाँ लोअर मिडिल क्लास, फिर आगे एलीट क्लास, तो इस तरह की जो क्लास है उसमें भी 4 से 5% या 6% बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में भी 6% बच्चे, या आप ज्यादा लगा लेंगे 10%, तो 90% में उस पर खाई और बढ़ गई, वो 90% भी पीछे हो गए। तो फिर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिन पे ये एहसान जता रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी? आज उनको एग्जाम क्रैक करने का, नीट क्रैक करने का, जेईई मेन क्रैक करने का, आईआईटीज के एग्जाम क्रैक करने के ट्रिक्स बताई जा रही हैं कोचिंग्स के अंदर। सिलेबस अलाइंड नहीं है, +2 का और 10th का सिलेबस अलाइंड, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमने इस बात को सरकार पे उठाया और मैं इस बात से साधुवाद देना चाहता हूँ सरकार को, और खासकर विनीत जोशी जी को, जो कोचिंग की बनाई हुई कमेटी के इसमें अध्यक्ष हैं। हमने उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने बहुत सारी हमारी बातों को मानकर सरकार को आगे रिकमेंड किया। हमने कहा इस खाई को खत्म कीजिए, अदरवाइज देश के बच्चों के साथ बहुत अनर्थ हो रहा है। जो वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है वो बच्चों पे ही नहीं फिट बैठ रहा, बच्चों में ही समानता का व्यवहार नहीं आ पा रहा, उनको इक्वालिटी एजुकेशन में नहीं मिल रही, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तो ये अगर गैप बढ़ता गया तो देश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं होगा। और 2047 जो है उसको भारत को हमने बनाना है, तो उसमें ये सारी चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसको दूर करना चाहिए, ताकि हम कह रहे 2047 नहीं 2037 में ही हम नंबर 1 विश्व गुरु, सुपर पावर मैं नहीं कहता, विश्व गुरु बनकर रहे, पूरे देश विश्व को रास्ता दिखाएं जैसे पहले भारत दिखाता था। सर आई थिंक जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ चीजें जो हमने आज तक नहीं सोची वो आपने हमें सोचने पे मजबूर कराया आज, और जो कि बहुत जरूरी था। स्पेशली ये वाली चीजें जो कोचिंग के बारे में बात करना, या इस तरीके से बात करना कि हम बहुत जल्दी सवाल उठाते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स तो इतना पैसा कमाते हैं, बिजनेस है, और बच्चों तक एजुकेशन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एड्यूथॉन का नाम जरूर आता है। और अभी रिसेंटली आप एड्यूथॉन में होकर आए, आप पैनल पे थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो एडुथॉन में अंकुर जी ने भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करना, इससे जो हम अपनी एक अवेयरनेस सारे समाज में पहुंचाना चाहते हैं उस पे एक बहुत मजबूती मिलेगी। और जिस प्रकार हम शिक्षक वर्ग को भी अपग्रेड करना चाहते हैं और उनके अंदर भी एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि हमें 2047 तक भारत जो बनाना है उसका रास्ता सिर्फ विद्यालयों से होकर निकलता, और कोई रास्ता कोई मुझे बता दे कि 2047 का भारत बिना शिक्षा के बन जाएगा, बिना विद्यालयों की सपोर्ट के बन जाएगा। अगर आपको अच्छे बच्चे बनाने हैं, अच्छे नागरिक बनाने हैं, तो उसका रास्ता विद्यालय से जाएगा। अगर आपको नौकर नहीं राजा बनाने, एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, तो उसका रास्ता भी विद्यालयों से जाएगा। अगर आपको वैज्ञानिक बनाने हैं तो उसका रास्ता भी जो है वो विद्यालयों से जाएगा। अगर बिल्कुल। आपको अच्छे राष्ट्रभक्त बनाने हैं तो उसका रास्ता भी एजुकेशन से जाएगा और स्कूल से जाएगा। अगर आपको मजबूत सैनिक बनाने हैं तो उसका रास्ता भी विद्यालय और शिक्षा और स्कूल से एब्सोल्युटली जाएगा। सर। तो एडुथॉन उसमें एक बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। मैं उनको बधाई देता हूँ अंकुर जी को, और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि निशा आपके हर कार्यक्रम में आपके साथ खड़ा है। देश के शिक्षक को, देश के बच्चों को, देश के स्कूल ओनर्स को अपग्रेड करने के लिए, जगाने के लिए, और उनको और जितना ज्ञान आपस में है उसको बांटने में ये कॉन्फ्रेंसेस जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हम अंकुर जी के साथ। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अंकुर सर जब ये देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। और जैसा आप बोल रहे थे ना कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय की पाबंदी ऐसी है कि मेरा मन नहीं कर रहा मैं कॉन्वर्सेशन को यहाँ रोकूं या ये थोड़ा सा भी विलंब आए। लेकिन आई थिंक अगर ये इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी तो हम पार्ट 2
जरूर कर सकते हैं। मेरा हमेशा मानना है, लोग कहते हैं अब चलते हैं, मैं कहते हैं फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, बिल्कुल सर। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये फिर से कंटिन्यू होगी और क्वेश्चंस के साथ और क्यूरोसिटी एक्सप्लोरेशन के साथ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आज की कॉन्वर्सेशन को सम अप करना चाहूँ तो यही कहूंगी कि आंखें खोल देने वाली कॉन्वर्सेशन थी। हम जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, हम दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचते। हम सब लोग जो शायद प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसे कैसा लगेगा, या जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और वो ये देख रहा है तो उसको एक्चुअली फाइनल लगेगा किसी ने उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए बोला। तो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और मच नीडेड था हम सबके लिए जानना। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे मैंने जाना और सीखा सर से। तो थैंक यू सो मच सर। हम फिर मिलेंगे जल्दी आपसे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मेंटली योर्स, प्रेजेंटेड बाय महफूज बाय सिमरन, को प्रेजेंटेड बाय एडुथॉन। Till then, take care of your mental health the way you take care of your physical health.